गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो आता है अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं होता, मतलब उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ना ही उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो हैं हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक आर्कीबैक्टीरिया में और दूसरा यूबैक्टीरिया में। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है यूबैक्टीरिया। क्या होते हैं यूबैक्टीरिया, क्या उनका करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उसकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, वो सब कुछ आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा और ये आपके आर्कीबैक्टीरिया में भी काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूबैक्टीरिया मतलब हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इसे बैक्टीरिया। तो क्या होते हैं ये स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो स्मॉल है, एक सेल के बने हुए हैं और ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था उसका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने, और इसी ने इन्वेंट की थी फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन 17th century। ही डिस्कवर बैक्टीरिया ऑन 10th जुलाई 1675, मतलब 10 जुलाई 1675 में इसने ये डिस्कवर कर लिया था। बट ही थॉट देम टू बी एनिमलक्यूलस, मतलब लिटिल एनिमल। तो उसने डिस्कवर तो किया था लेकिन सोचा ये छोटा सा कोई एनिमल है और उसे इग्नोर कर दिया। इसकी जो टर्म है बैक्टीरिया वो क्वाइन की थी एरनबर्ग ने इन 1838। तो आल्दो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने इसे डिस्कवर तो कर लिया था बट इग्नोर कर दिया इसने छोटा एनिमल सोच के, क्योंकि उस टाइम पे इसने माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया भी देखा था और छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे पैरामेशियम, यूग्लिना वगैरह, अमीबा वगैरह, वो भी देखे हुए थे। तो इसने क्या सोचा, इसने बोला कि ये भी वन ऑफ देम होगा, तो चलो जी इग्नोर। लेकिन जो टर्म है बैक्टीरिया की वो एरनबर्ग ने दी थी 1838 में। लुइस पास्चर लेड द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो लुइस पास्चर ने पहली बार एक नई ब्रांच निकाल के दी थी बैक्टीरियोलॉजी, मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। उसके डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया, तो ये किसने इनिशिएटिव लिया हुआ है? लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर की बड़ी सारी क्रेडिबिलिटी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या क्या उनकी अचीवमेंट है। फिर डायग्नोस्टिक फीचर, किस करेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस के ऊपर हम लोग डिटरमाइन करते हैं ये बैक्टीरिया है या नहीं है। सबसे पहले ओमनी प्रेजेंट। बैक्टीरिया इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब कि हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो पानी है, हवा है, आपकी बॉडी है, हमारी स्किन के ऊपर काफ़ी मिलियन बिलियन ऑफ बैक्टीरिया होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। देन बेसिकली यूनिसेलुलर है एंड मॉर्फोलॉजिकली लीस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये सिंगल सेल के बने हुए हैं और लीस्ट कॉम्प्लेक्स है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज उसके साइटोप्लाज्म में बड़े सारे ऑर्गेनेलिस होते हैं और हर ऑर्गेनेलिस डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इस केस में ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं तो सिंपल सा है, ये लीस्ट कॉम्प्लेक्स है। इसमें सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कैप्सूल मतलब सेल वॉल के बाहर, अगर ये सेल वॉल है तो इसके बाहर भी एक लेयर होगी जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, और स्लाइम लेयर वो भी प्रेजेंट होगी सराउंडिंग द सेल वॉल। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम वगैरह, ये सारे एब्सेंट होंगे। तो वो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होते। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब ही होता है जिसमें डिस्टिंक्ट और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता।
साइटोप्लाज्म लैक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, तो इसका साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं शो करता। सब मूव बाय मीन ऑफ फ्लैजिला, तो इसका मतलब ये नहीं बैक्टीरिया मूव ही नहीं करते, बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ठीक, तो उसमें फ्लैजिला स्ट्रक्चर होता है जो कि उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। क्या उसका बेसिक डिफरेंस है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लेके चलिए कि फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है। साइज, बैक्टीरिया का जो साइज है वो होता है 1:4 माइक्रोमीटर। हाउएवर इनका साइज जो है वो नैनो बैक्टीरिया का भी 0.05 to 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर भी हो सकता है, और जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है उसका साइज 600 to 80 माइक्रोमीटर होता है। देन कैप्सूल और स्लाइम लेयर, जैसे कि मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के सेल बाल के बाहर एक लेयर होती है स्लाइम लेयर, जो कि हार्डन हो जाए तो उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। तो स्लाइम लेयर डिफ्यूज एंड इजली रिमूव, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, हाउएवर एडिशन ऑफ सब एमिनो एसिड मेक इट हार्ड कैप्सूल। तो बैक्टीरिया के बाहर बेसिकली होती है स्लाइम लेयर ऐसे, जो कि सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती, लेकिन अगर इसमें कुछ अमीनो एसिड आ जाएं तो ये हार्ड हो जाती है, और तब इस हार्ड लेयर को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। अगर ये हार्ड नहीं है तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। यूजली नेटवर्क ऑफ पॉलीसेकेराइड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस called as glycocalyx but can be made up of other material too. Then function क्या करता है ये फंक्शन जो कैप्सूल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइगोसाइटोसिस, तो ये प्रोटेक्ट करता है कि बैक्टीरिया को कोई खा ना जाए, निगल ना जाए, जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकता है। डिहाइड्रेशन, अगर उसे पानी का अभाव ना हो जाए तो उसके लिए ये कैप्सूल बचाता है। वायरसेस से बचाता है, डिटर्जेंट सब्सटेंसेस से बचाता है। ये इसे इग्नोर कर दीजिए। देन हम बैक्टीरिया को बेसिकली क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप्स। सफेरिकल शेप है, सिंगल है तो कोकस, ज़्यादा है तो कोकाई। रॉड शेप है, सिंगल है तो वैसिलस, ज़्यादा है तो वैसिलाई। देन अदर शेप है क्लब रॉड शेप, कामा शेप है जिसे विब्रियो बोलते हैं, स्पाइरल शेप है, और हाइफन शेप है, स्टॉक शेप है। ये कुछ शेप्स हैं बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया का एक शेप नहीं होती, एंड डिपेंडिंग अपॉन शेप हम इनकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। अब देखिए अगर कोई स्फेरिकल शेप है वो सिंगल भी हो सकता है, सिंगल को कोकस बोलते हैं। दो हैं तो नेचुरली बात है कोकस या कोकाई बन जाएंगे, और डिप्लो का मतलब 2। देन फिर ये इनकैप्सुलेटेड मतलब बाहर कवरिंग है। फिर स्टेप्टो एक चेन की फॉर्म में बना हुआ है। फिर स्टेफाइलो हम आगे भी स्लाइड में इसे भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन वो कैसे अरेंज है, सिंगल है, दो हैं, चेन में है, या ऊपर नीचे लेयर में है। ये सिर्फ कोकाई की तरफ लिमिटेड नहीं है, और रॉड शेप को भी हम लोग एज सच क्लासीफाई करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डिप्लोकोकस की एग्जाम्पल है ये निमोकोकाई, चेन की फॉर्म में स्टेप्टोकोकाई, ये स्टेफेलोकोकाई, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो ट्यूबरक्लोसिस काज करता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये चेन शेप है, और कैसी है ये रॉड शेप है ना, तो वो रॉड वाली देखिए। सीडोमोनास ऐसे ही दिखते हैं आपको रॉड लाइक इंडिविजुअली, ये साल्मोनीला है। देन स्पोर शेप में देखिए ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो ये इनकी एग्जाम्पल है जो हमने पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वहाँ पे आप इनकी एग्जाम्पल को बता सकते हो, स्पाइरल शेप में किस तरीके से कैसा दिखता है। तो चलिए अब हम एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम बैक्टीरिया की शेप के ऊपर से क्लासीफाई करते हैं और बेसिकली 3D में वो कैसे दिखते हैं। चलिए तो बच्चे ये देखो, ये 3D डायमेंशन है मोनोकोकस की, मतलब जो सफेरिकल शेप बैक्टीरिया है। तो बैकग्राउंड में आपको इसके अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ये जो फ्रंट व्यू में आपको क्लियर विजन में दिख रहा है मोनोकोकस। ठीक है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ओवरऑल ये दिखता कैसे है
जो सफेरिकल शेप बैक्टीरिया होता है। अभी देखिए डिप्लोकोकस, ठीक है, तो इसे कोकाई भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मोर देन वन है। तो ये क्या है, 2 की फॉर्म में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोकोकस। तो इसे भी 3D की फॉर्म में आगे पीछे, जहाँ ऊपर साइड से नीचे वाली साइड से देखने की कोशिश की है कि ओवरऑल डायमेंशन में ये किस तरीके से दिखता है। इसकी बैकग्राउंड में भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हैं जिनको आपने नज़रअंदाज करना है, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस ये जो फ्रंट में दिख रहा है इसके ऊपर है। अब देखिए जब ये चेन की शेप में ऑर्गेनाइज होते हैं फिर ये कैसे दिखते हैं। तो चेन की फॉर्म में ये आपको इस तरीके से बैक्टीरिया दिख रहे हैं। तो ये एक ही है लेकिन चेन की फॉर्म में है ना। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ज़्यादा होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाई। और जैसे मैंने कहा था चेन की फॉर्म में नहीं, कुछ लेयर की फॉर्म में भी होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेफाइलो। तो ये है स्टेफाइलो में। देखिए जहाँ से सिंगल चेन ही है, कुछ ऊपर की तरफ सफेरिकल स्ट्रक्चर है, कुछ नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ऐसे लगता है बड़ी लेयर, एक के ऊपर एक लेयर लगी हुई है। ऐसे टाइप को, चूँकि ये सफेरिकल शेप है तो हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो ये कोकाई और कोकस की डिफरेंट फॉर्म थी, चाहे वो मोनो था, डिप्लो था, स्टेप्टो था, जहाँ स्टेफाइलोकोकस था। तो इसके अलावा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि रॉड शेप होते हैं, है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलस बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखिए ये एक बैसिलस है, इसके ऊपर बड़े सारे फिम्बराई दिख रहे हैं आपको। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर को फिम्बराई कहते हैं, और वो जो लंबे लंबे हैं इसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं। सिंगल को फ्लैजिलम, मोर देन वन को फ्लैजिलाई। ये विब्रियो कॉलरा काजिंग, देखिए तो एक कॉमा शेप बैक्टीरिया है ये, और एक फ्लैजिला एक साइड पर। बेस्ड ऑन फ्लैजिला भी इसकी क्लासिफिकेशन होती है, जो कि मैंने इस टॉपिक में नहीं कवर किया हुआ कि मोनोट्राइकस है या कैसे है, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ शेप के ऊपर ध्यान देंगे, मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे अपीयर हो रहे हैं। तो पहले हमने कोकाई की बात की, फिर वैसिलाई की बात की है, फिर ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है, ऐसे ही स्पाइरल शेप भी होगा, तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले मैं आगे आपको स्पाइरल शेप का दिखाता हूँ। ये देखिए इसे हम बोलते हैं स्पाइरिलम, है ना। तो ये स्पाइरल शेप है, जैसे आपका स्प्रिंग होता है उस तरीके से। तो टर्मिनल एंड्स पे फ्लैजिलम लगे हुए हैं इसके, है ना। तो ये बेसिकली 3D मोटिव यही था कि आप जो बोला जा रहा है उसका रट्टा ना मारें, आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो ये स्पाइरलम शेप का बैक्टीरिया है, अलग अलग बैक्टीरिया की शेप में वन ऑफ द, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर स्पाइरोचीट आता है, जेस्पाइरोकीटा, जो कि है स्पाइरल शेप में है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पाइरल है, जैसे एक लंबा सा स्प्रिंग होता है उस तरीके से। तो ये बच्चे ये बेसिकली बैक्टीरिया ही है, लेकिन बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल जो इनकी अपीयरेंस है, हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो होपफुली जो चार्ट की फॉर्म में था वहाँ से भी आपको समझ आया होगा, और फिर 1 बाय 1 करके जितने अवेलेबल कर सकता था मैं फ्रॉम नेट और अदर सोर्सेज, वहाँ से ये समझाने की कोशिश की है हाउ दे अपीयर टू बी। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चे आपने अभी देखा कि बैक्टीरिया को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर शेप, और उसकी एग्जाम्पल भी हमने पीछे पढ़ी। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कैप्सूल, उसे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में हमने 2 बार डिस्कस कर लिया है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। तो अब हम देखेंगे सेल वॉल के लिए। जैसे मैंने बोला था कि बैक्टीरिया के बाहर आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये सेल वॉल प्लांट के सेल वॉल की तरह नहीं होती, जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है वैसी नहीं है, वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पेप्टिडोग्लाइकन भी किसका बना होता है वो भी देखिए, विच इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जिसे NAG लिखते हैं, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड जिसे NAM लिखते हैं, और टैकिक एसिड। 100%
और आप कह सकते हो कि 99% इन दोनों में से जब भी ये क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया का तो ये आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है। अब फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? ऑब्वियसली बात है, सेल वॉल है तो वो शेप को मेंटेन करेंगे, है ना। तो सेल वॉल का पहला रोल क्या है? इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ये ना हो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए और वो बर्स्ट हो जाए, उसके लिए प्रोटेक्ट करता है। देन कैन बी वायरुलेंस फैक्टर, कईयों में ये वायरुलेंस फैक्टर भी एक्ट करता है। वायरुलेंस फैक्टर मतलब किसी के अंदर जाके ये एज ए डिजीज काजिंग भी हो सकता है। डिफेंस अगेंस्ट होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, तो क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जब हमारी बॉडी में ये घुस जाता है तो सेल वॉल कई बार क्या करता है, हमारे जो बॉडी के सेल हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं उससे ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो देखिए मेनली आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, पहला ये शेप को मेंटेन करता है, दूसरा ये बर्स्ट ना हो जाए उसमें हेल्प करता है, और तीसरा ये प्रोटेक्शन में या डिफेंस में हेल्प कर रहा है, जो मेन इसकी कैटेगराइजेशन में फंक्शन है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका आम यूजल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फास्फोबायोलिपिड की लेयर होगी इसमें, और इसके ये कुछ फंक्शन है, क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो मैं इसके फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एज यूजुअल बाकियों से रिजेंबल करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, हाउएवर होपानाइड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जो क्रक्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो देखने वाला है, बिकॉज आप यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, होपानाइड प्रेजेंट विच इज क्वाइट रिजिड प्लेनर पेंटासाइक्लिक मॉलिक्यूल सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल दैट स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन इन सम बट नॉट इन ऑल द यूबैक्टीरिया। तो ये कुछ बैक्टीरिया में होता है और ये फंक्शन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल करता है, मतलब टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है, दैट इज वाई मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। देन मिजोसोम, कि मिजोसोम क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ इमेज पे देख सकते हैं ये क्या है, इनवर्ड फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कि मिजोसोम बना रही है। क्या करता है मिजोसोम? बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर एक्ट करता है, लेकिन बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, तो इसमें मिजोसोम जो है वो एक्ट करता है एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो मिजोसोम इज ए स्फेरिकल राउंड sac like structure found commonly in gram positive bacteria. It is a site for respiration in bacterial cell. तो ये क्या है, साइट है फॉर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरियल सेल, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन वो वाला नहीं कि सांस लेना सांस छोड़ना, रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं, और एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी की वजह से आप चलते हो, फिरते हो, बैठते हो, और बैक्टीरिया में भी चलता है, अपना काम करता है, तो नेचुरली उसे एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी यहीं पे प्रोड्यूस होती है। देन फ्लैजिला ऑफ द बैक्टीरिया, बच्चे जैसे मैंने पहले ही बोला था कि फ्लैजिला जो है वो यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, जैसे कि कॉमन है स्पर्म, तो ह्यूमन स्पर्म में भी फ्लैजिला होता है, ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज, जो हमारे में यूकैरियोटिक सेल में अगर पर्टिकुलरली बोलूँ जो फ्लैजिला होता है वो 9+2 पैटर्न शो करता है, ठीक है, वहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो अरेंज होते हैं, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल जो अरेंज होते हैं 9+2 के पैटर्न में, 9 पेरीफेरी में, ठीक, 9 होते हैं पेरीफेरी में और 2 होते हैं अंदर वाली साइड, हम 9+2 पैटर्न बोलते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये बने होते हैं स्पेशली फ्लैजिलिन प्रोटीन के। तो किसके बने होते हैं ये, फ्लैजिलिन प्रोटीन के। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया जैसे कि स्पाइरोचैट है पोजेस लॉन्ग 5 to 20 माइक्रोमीटर, थिन 12 से 30 माइक्रोमीटर नैनोमीटर हेलिकल अपेंडेज कॉल फ्लैजिला
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो दैट द फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन, कि फ्लैजिला के 3 डिफरेंट रीजन होते हैं। कौन कौन से? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। एक फिलामेंट, ये है फिलामेंट, दूसरा हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी जिसके साथ ये अटैच है। हुक अंदर वाली साइड, ये बेसल बॉडी है और ये फिलामेंट की है। तो फ्लैजिला के 3 एस्पेक्ट है। फिलामेंट जो कि बाहर की तरफ से जो मूव करवाने में हेल्प करते हैं, हुक यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, और इसका बेसल बॉडी जहाँ से ये अराइज किया गया है। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट, 3 या 3 के ज़्यादा यूनिट्स होंगे, अरेंज हेलिकली अलोंग द एक्सेस टू गिव हॉलो ट्यूब। ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दीज सब यूनिट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन, जैसे कि मैंने इस टॉपिक के शुरू में बोला, जैसे फ्लैजिला शुरू किया था तो मैंने कहा था ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो कीप इन माइंड, बैक्टीरिया का फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता, ऑल्दो दे माइट परफॉर्म द सेम फंक्शन। देन अनदर इज फिम्ब्राई। तो फिम्ब्राई जिसे हम पिल्लाई भी कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड शॉर्ट फिलामेंटस नॉन फ्लैजिलर अपेंडेजेस प्रोजेक्टिंग पेट्रेक्सली फ्रॉम सेल सरफेस। तो ये फ्लैजिला से इससे कोई लेना देना नहीं, उससे ये कंपैरेटिवली छोटे हैं और पूरा सरफेस ये कवर कर देते हैं। ठीक, इनकी मेजरमेंट यहाँ दी हुई है, और दे आर मेड अप ऑफ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं पिलिन। तो फ्लैजिला फ्लैजिलिन का बना हुआ है और पिलाई पिलिन के बने हुए हैं। ये 3 टाइप के पिलाई होते हैं इसमें। कॉमन पिलाई जो है, सेक्स पिलाई और फर्टिलिटी पिलाई, एंड कोल 1 या कोल्सिन पिलाई। तो 3 टाइप के पिलाई होते हैं, और उनके नाम है कॉमन पिलाई, सेक्स पिलाई जिसे हम फर्टिलिटी और एफ पिलाई भी कहते हैं, देन कोल पिलाई और कोल्सिन पिलाई। कॉमन पिलाई जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडेजन के लिए। बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी के साथ चिपका हुआ है पिलाई की वजह से, ठीक है, तो एडेजन मतलब चिपक जाना। देन आता है दूसरा सेक्स पिलाई, नेचुरली बात है ये हेल्प करते हैं ट्रांसफर के लिए, क्या? फर्टिलिटी फैक्टर को ट्रांसफर करना ड्यूरिंग कंजुगेशन। एंड कोल और कोल्सिन और हीमोलाइसिन प्रोडक्शन। तो ये क्या करता है, एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करता है जो हीमोलाइसिन करता है। हीमो का मतलब होता है ब्लड, एंड लाइसिन का मतलब ब्रेक डाउन, तो ब्लड की ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन बच्चे देखिए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, कि साइटोप्लाज्म में अब क्या है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स सब्सटेंसेस लाई बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियाइड, ठीक है। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियाइड होता है। क्या वो चीज़ होती है हम बात करेंगे उसके लिए। कंटेन मोस्टली वाटर एंड वैरायटी ऑफ कंपोनेंट। तो सबसे अहम बात जो है, इनमें जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। वेरियस टास्क का प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज होती है, ग्रैन्यूल ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल विच मे नॉट बी मेम्ब्रेन इनक्लोज। प्लाज्मिड हो सकती है, ठीक, डेट इनकोड प्रोटीन इन्वॉल्व इन। तो प्लाज्मिड क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए होगा जो कि हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, ड्रग रेजिस्टेंस। तो प्लाज्मिड क्या है, बेसिकली प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर, जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, ये बैक्टीरिया को और फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसे और स्ट्रांग बनाता है। कैसे? प्लाज्मिड क्या है, ये है एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर उसका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियाई का डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम, नॉट न्यूक्लियाई, वो में से गलती से निकल गया। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसके क्रोमोसोम में या डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, राइट। अब ये तो चाहिए बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बिना डीएनए के तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती, बिना जीन के क्या हो सकता है।
लेकिन इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं और इसके हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। एक्स्ट्रा मतलब दैट इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड, लेकिन है तो है। अगर है तो क्या काम करेंगे, इनके अंदर कुछ जीन होते हैं जो उनको स्पेशल एबिलिटी देते हैं। जैसे कि इनमें कुछ जीन होंगे जो उनको ड्रग रेजिस्टेंस बताएंगे। आपने सुना होगा कि हम कुछ दवाइयाँ खाते थे, तो आजकल कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो पहली दवाई से मर जाते थे, हम ठीक हो जाते थे, लेकिन आजकल वो दवाई से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, हायर डोज लेते हैं। उस बैक्टीरिया को उस दवाई से क्यों नहीं असर हो रहा, मतलब वो ड्रग रेजिस्टेंस कैसे हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि उनके अंदर ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एक ऐसा जीन आ चुका है, जब म्यूटेशन से जीन बदल चुका है, जो उसे एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो उस वाली ड्रग से रेजिस्टेंट हो चुका है। लेट्स से मैं बताता हूँ, एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम पहले कोई एमॉक्सिलिन दवाई डालते थे तो ये बैक्टीरिया किल हो जाता था। ठीक है, बार बार इसके ऊपर दवाई डालने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ड्रग रेजिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्लाज्मिड थी उसका जीन में बदलाव आ गया और उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया कि जो ड्रग इसे किल करने जाएगी वो उस ड्रग को ही खत्म कर देगा। तो दैट इज वाई बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, आपने कॉमनली सुना होगा कि पहले पहले घरों में डीडीटी की स्प्रे होती थी मच्छरों को मारने के लिए। क्या हुआ कि हर साल बड़ी बार डीडीटी फेंकी जाती थी और मच्छर बड़े ज़्यादा मारे जाते थे। लेकिन चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव लॉ में मतलब नेचर का लॉ है, हम भी बदल रहे हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बदलते हैं। तो ऐसे मॉस्किटो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए जिनके ऊपर डीडीटी का असर ही नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया डीडीटी को, क्योंकि अब मच्छर और स्ट्रांग हो रहे थे, तो उनकी एवोल्यूशन बड़ी रैपिड पेस से हो रही थी। तो इसी तरीके से वो तो मच्छर का केस था, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है वो इसको एक्स्ट्रा एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर बाकी थोड़े से फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, वायरुलेंस फैक्टर है, जहाँ मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। देन कम द न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियोटाइड मैंने पहले ही बोला है कि हमारे केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम, राइट। लेकिन बैक्टीरिया में ये हमारा सेल था, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं है, बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एज सच साइटोप्लाज्म में रैंडमली प्रेजेंट है। और इसे हम न्यूक्लियस तो कह नहीं सकते, तो हम इसका नाम देते हैं न्यूक्लाइड, which consists of circular double standard DNA molecule lies freely in the cytoplasm। ये freely लाइज किया हुआ है, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में नहीं है, किसी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं है। ठीक है बच्चे? सो दैट वाज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में भी पर्टिकुलरली बोला जाए तो यू बैक्टीरिया। तो बच्चे आज हमने यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि उनकी शेप कैसे होती है, साइज़ कैसे होता है, उसकी कैसे क्लासिफिकेशन होती है, क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। और स्ट्रक्चर में भी अगर पिक्यूलर फैक्टर देखे जाएँ तो हमने देखा कि भाई कैप्सूल होता है और स्लाइम लेयर, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। सेल वॉल है तो वो किसकी बनी होगी, हाउ दिस सेल वॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल आता प्लांट सेल। देन उसके बाद हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या खासियत है जो बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करता है, राइबोसोम कैसे इसके डिफरेंट है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बाकियों में होती है, दैट इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलिस विच आर एब्सेंट हेयर इन। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इंस्टेड न्यूक्लाइड प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला होता है तो वो किसका बना होता है, क्या रोल प्ले करता है। देन इसके और पिल्लाई होते हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। थैंक यू।